सीधा अदनान फोन पर बात कर चुका था और फिलहाल मदीहा को ही ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर अपनी तरफ आती सोफिया और यास्मीन पर जाती है और मदीहा को वहां न देखकर उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं और वो पूछता है, कपकेक कहाँ है? यास्मीन एक नजर सोफिया को देखती है। सोफिया आगे कहती है, भाई वो दरअसल मदीहा चेंजिंग रूम में लॉक हो गई है और वो आपको ही बुला रही है, आप जाइए। उसकी बात सुनकर अदनान बिना कुछ और पूछे तेजी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाता है। अदनान लंबे लंबे कदम लेकर चेंजिंग रूम की तरफ आता है और बिना किसी झिझक के सीधा दरवाजा खोल देता है और जैसे ही उसकी नजर अंदर जाती है बस वहीं ठहर जाती है। सामने वो लड़की खड़ी थी जो सुबह सुबह बिना मुंह धोकर भी उसके सामने खड़ी हो जाए तो वो उसे इस दुनिया जहाँ की सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी। पर आज तो बात ही अलग थी। उसके सामने उसकी बीवी एक व्हाइट कलर के गाउन में खड़ी थी जो बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपका हुआ था और उसके शानदार कर्व्स को और इनहेंस कर रहा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और उस ड्रेस का बैक पूरी तरह बैकलेस था जिसके कारण उसकी नजर सीधा उसकी पीठ पर बने उस तिल पर जाकर रुक जाती है और उसे अचानक गर्मी महसूस होने लगती है और बेख्याली में ही आहिस्ता से चेंजिंग रूम के अंदर आता है और आहिस्ता से डोर लॉक करता है। मदीहा का ध्यान उस पर नहीं था, वो अभी भी खुद को देख रही थी। दरअसल उसे सामने लगे आईने में खुद को देखने में बेहद शर्म आ रही थी, पर बेचारी को खबर नहीं थी कि जिससे शर्म और हाया के कारण वो बिना दुपट्टे ठीक से बात नहीं कर सकती थी वो भी उसे देख रहा है और उसकी तरफ बढ़ भी रहा है। मदीहा खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, या अल्लाह मुझे खुद से शर्म आ रही है पहनकर, और यास्मीन और सोफिया चाहते थे कि मैं उनके सामने ये पहनूं। मरना चाहती मैं इससे अच्छा, पता नहीं लोग क्या क्या पहनते हैं, ऊपर से ये न जाने कैसी ड्रेस है, छुपा कम रही है दिखा ज्यादा रही है। वो ऐसे ही बड़बड़ाती हुई कुछ न कुछ कहे जा रही थी तभी उसे एक बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम की स्मेल आती है और इस स्मेल को पहचानते हुए तुरंत सिर ऊपर करके देखती है तो उसे आईने के रिफ्लेक्शन में अदनान दिखता है जो अब तक उसके बिल्कुल नजदीक आ गया था और उसे देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वो घबराते हुए कहती है, आप यहाँ? अब तक अदनान उसके नजदीक आ गया था। वो पलट कर उसकी तरफ देखती है तो वो मधोसी भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों से घबराती हुई एक कदम पीछे हुई थी कि अदनान उसकी कमर में हाथ डालकर उसे तेजी से अपनी तरफ खींचता है और वो नाजुक सी लड़की सीधा उसके चौड़े सीने से जा लगती है। उसकी मजबूत आगोश में वो नाजुक सी खरगोश लग रही थी उस सफेद ड्रेस में। मदीहा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप जाइए, ये गर्ल्स ड्रेसिंग रूम है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। आप इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अदनान उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत कर देता है और उसकी छुअन से जैसे वो कांप उठती है। अदनान उसे एक झटके के साथ ड्रेसिंग रूम की वॉल से लगाकर अपनी मजबूत बॉडी लगभग उसकी नाजुक सी बॉडी पर प्रेस करते हुए मदहोशी से कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो छोटी सी लड़की जिसे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ वो ऐसी भी लग सकती है। यू आर लुकिंग एक्सट्रीमली हॉट कपकेक, आई मस्ट हैव टू सी यू, यू हैव ग्रो अप ग्रेसफुली। ये कहते हुए उसके होठों को अपने अंगूठे से सहला रहा था और उसके एक एक शब्द पर मदीहा शर्म से डूबी जा रही थी। अदनान उसके ऊपर जरा और झुकते हुए कहता है, पता है अभी मेरा मन चाह रहा है तुम्हें खा जाऊं, यू आर लुकिंग सो टेस्टी लव। मदीहा की सांसें उसके इस जुमले पर बहुत तेज हो जाती हैं और उस ड्रेस का गला बड़ा होने के कारण उसका सीना ऊपर नीचे होते हुए और अच्छे से महसूस हो रहा था। जब अदनान की नजर उस पर जाती है तो मदीहा उसकी नजरों का पीछा करते हुए देखती है तो घबराते हुए फौरन अपने हाथों से खुद को कवर करती है। ये देखकर वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, यू आर सच ए बैड गर्ल कपकेक, एटलीस्ट लेट मी हैव अ लुक। मदीहा गुस्से और शर्म से लाल हुए चेहरे के साथ कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से, कितनी गंदी बात है आप बिना परमिशन चेंजिंग रूम में आ गए हैं। अदनान उसके गुस्से में फूले लाल गालों पर बेबी किस करते हुए कहता है, अच्छा हुआ ना कि मैं यहाँ हूँ, इतना अच्छा व्यू जो मिस नहीं किया मैंने, कसम से एकदम मस्त लग रही हो। आप वाकई बहुत बेशर्म हैं। अब देखिए जाइए यहाँ से, मैंने ये ड्रेस सोफिया और यास्मीन के कहने पर पहनी है उन्हें दिखाने के लिए और आप बेगैरतों की तरह आ धमके हैं। मदीहा की बात सुनकर अदनान जो अभी तक शांत था उसका चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। ये ख्याल भी कि उसके अलावा कोई और उसकी कपनी को ऐसे देखता इन कपड़ों में अदनान को अपनी सोच में गवारा नहीं था, फिर चाहे वो उसकी बहन या फिर मदीहा की दोस्त ही क्यों ना हो। वो उससे दूर होकर अपनी सख्त नजरों से उसे देखते हुए पूछता है, तुमने किसके लिए पहनी थी ड्रेस? उसके बदले बिहेवियर को देखकर वो एक पल को चौंकी, फिर जरा शांत होते हुए कहती है, वो सोफिया और यास्मीन चाहते थे कि मैं इसे ट्राई करूं। तो इसके आगे के शब्द उसके हलक में ही रह गए क्योंकि अदनान ने अपने सख्त होठ उसके मुलायम होठों पर रख दिए थे और वो बस उसे छूने जा रहा था। ये किस उसकी बाकी किसेस की तरह सॉफ्ट और पैशनेट नहीं थी, बल्कि ये बेहद रफ और डोमिनेटिंग थी, जैसे वो उसे कुछ एहसास कराने की कोशिश कर रहा था, शायद ये कि वो उसकी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी।
कुछ देर तक उसे ऐसे ही किस करने के बाद जब वो उससे दूर होता है तो वो अब लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद जब वो शांत होती है तो उसकी कानों में अदनान की सख्त आवाज आती है, मेरे अलावा तुम्हें ऐसे देखने का हक किसी को भी नहीं है, तो खबरदार जो आगे से ऐसा कुछ किसी को दिखाने के लिए पहना तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। उसके गुस्से को समझते हुए वो घबराते हुए फौरन हाँ में सिर हिलाती है तो वो जरा शांत होकर आगे कहता है, और हाँ, अब जब तक तुम तैयार ना हो खुद को मुझे सौंपने के लिए तब तक ऐसा कुछ भूल कर भी मत करना। तुम्हें आज इसे देखकर मैंने खुद को तो संभाल लिया पर आगे कभी शायद ना संभाल पाऊं। आखिर मर्द हूँ, अपनी पसंदीदा औरत को इसे देखकर मेरा बहकना जायज है, तो याद रखना आज की बात तुम मुझे ऐसे ना दिखो, समझी। ये कहकर वो बेहद प्यार से उसका माथा चूमकर वहां से चला जाता है और मदीहा बस खुद में सिमटी खड़ी रह जाती है। उसे ना जाने कितना वक्त लगता है खुद को वापस रिलैक्स करने में। वो अभी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ खुद पर काबू रखना बड़ा मुश्किल था। एक हल्के से टच से वो कांप जाती थी, पर यहाँ तो अदनान इतनी गहरी बातें करता था उससे। खुद को कुछ देर शांत करके वो जल्दी से अपने कपड़े बदलती है और उस ड्रेस को लेकर बाहर जाती है। उसे अदनान वहाँ आसपास कहीं नहीं दिखता तो वो और आगे जाने लगती है, पर इस बीच उसे सोफिया और यास्मीन पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कहीं न कहीं ये सब कुछ उन दोनों की मिली भगत होगी। वो भी गुस्से में आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी से टकरा जाती है और उसके हाथ में पड़ी वो ड्रेस नीचे गिर जाती है। वो चिढ़ते हुए उसे उठाने लगती है। वही जिससे वो टकराई थी वो एकटक उसे ही देख रहा था। ये मिर्जा था जो अभी अभी फोन से बात करके बिना सामने ध्यान दिए आ रहा था। मदीहा वापस खड़ी होते हुए हल्के गुस्से में कहती है, अल्लाह ताला ने फालतू में आंखें दी है क्योंकि लोगों को तो इन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना। ये कहते हुए उसकी नजर सामने खड़े मिर्जा पर जाती है जो उसे ही देख रहा था, तो उसे पहचानते हुए वो खुद दोबारा जरा हैरान होकर गुस्से के साथ कहती है, आप प्रॉब्लम क्या है आपकी? उस दिन रॉन्ग साइड से आ रहे थे, आज देखकर नहीं चल रहे हैं। ये सारी जमीन और ये सारा मॉल आपका तो है नहीं, जो यहाँ कोई और नहीं है। इतने सारे लोग हैं, जरा सामने देखकर तो चलिए। और जब आप ठीक से नहीं चल सकते तो देश क्या संभालेंगे? गलती से अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए ना तो पूरा देश भेज देंगे। वो एक के बाद एक उसे सुना रही थी, या यूं वो सोफिया और यास्मीन का गुस्सा भी उस पर निकाल रही थी और वो खोई हुई आंखों से उसे ही देख रहा था। जब वो कुछ नहीं बोलता तो वो चिढ़ते हुए कहती है, आप पागल हैं क्या, या कुछ सुनाई नहीं देता आपको? वो अभी भी कुछ नहीं कहता। मदीहा उस पर और गुस्सा करती तभी उसे उम्मीद की आवाज आती है जो जरा दूर से उसका नाम लेकर उसे ही पुकार रही थी। तो वो एक नजर मिर्जा को देखकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद मिर्जा खुद से कहता है, ओह तुम मदीहा नाम है तुम्हारा, जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। इधर मदीहा भी बाकी सबके पास आती है तो सब वही थे। अदनान सबके लिए पेमेंट करता है और सारा सामान उनके घर डिलीवर कराने का कहकर मदीहा का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। बाकी सब लोग भी उनके पीछे जाते हैं क्योंकि अब घर जाने का वक्त था। वक्त जैसे तेजी से बीता और एक दिन और निकल गया। आज कोर्ट हियरिंग का दिन था। अदनान अभी तैयार ही हो रहा था। मदीहा उसके पीछे खड़ी उसे ही देख रही थी। वो तैयार होकर अपनी टाई लेकर उसके पास आता है तो वो फौरन उसके हाथ से टाई लेकर बेड पर चढ़ जाती है और उसे टाई पहनाने लगती है। दरअसल ये उनका रूल था। शादी के पहले भी जिस दिन अदनान की हियरिंग होती थी या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट, उस दिन मदीहा उसे टाई बांधती थी क्योंकि उसे लगता था उसकी कपकेक उसके लिए लकी है। मदीहा भी टाई बांध ही रही थी कि तभी अदनान कहता है, अपना ख्याल रखना और जब तक मैं घर ना आऊं कोई शैतानी नहीं, समझी। मदीहा उसकी टाई के नोट कसते हुए बोली, आप विदेश नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, इसलिए कहे तो ऐसे नहीं जैसे बहुत बड़े बड़े टूर पे जा रहे हैं। अदनान उसे कमर से पकड़कर बेड से नीचे उतारते हुए कहता है, क्या करे, इतनी देर भी किसी शैतान बच्चे को घर पर छोड़ना मुश्किल है। क्या मतलब कि बच्चे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम 18 नाउ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मदीहा चिढ़ते हुए बोली। अदनान हल्का सा झुककर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, तुम चाहे 18 की हो या 80 की, मेरे लिए मेरी बीवी बाद में हो और मेरी बच्ची जैसी पहले हो। वो क्या है ना, आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आपको अपने आसपास सब बच्चे ही लगते हैं, समझ सकती हूँ मैं, होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, मदीहा बोली। उसकी बात सुनकर वो उसे घूरते हुए एक नजर देखता है, फिर बोला, तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी आजकल, देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल डर खत्म हो गया है मेरा। अरे मैंने गलत क्या बोला? आप हमेशा मुझे बड़े लोगों की तरह ही तो डांटते रहते हो। फिर उसकी तरह एक्टिंग करते हुए कहती है, कपकेक यहाँ मत बैठो, कपकेक ये मत करो, कपकेक शैतानी नहीं, कपकेक वहां मत जाओ, कपकेक इससे बात मत करो, कपकेक पढ़ाई करो। आप मुझे बिल्कुल बड़े लोगों की तरह, एक मेरी अम्मी और एक आप, दोनों ही मेरी जिंदगी तबाह करते रहते हैं। अदनान हाथ बांधे मुस्कुराते हुए इसकी एक्टिंग देख रहा था।
उसकी ये आदत बचपन से ही थी। वो हमेशा सबकी और उसकी खुद की भी शिकायत उससे ही करती थी। हो गया, कितना बोलती हो तुम, और मैं तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूँ, समझी? अब जाना है मुझे, तो चलो बाय। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है तो मधिया कुछ सोचकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और जरा हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैं कह रही थी कि क्या? मधिया कुछ सोचकर अपनी उंगलियों के बल खड़े होकर उसके गाल पर किस करती है और तेजी से बाहर जाते हुए कहती है, बेस्ट ऑफ लक। इधर अदनान जैसे अपनी जगह पर जम सा गया था। उसे यकीनन इसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ देर बाद उसे जब एहसास होता है कि ये कोई ख्वाब नहीं है तो वो आहिस्ता से अपने गाल पर हाथ फेरता है जहाँ उसकी बीबी अभी चूम कर गई थी और खुद से कहता है, पागल। फिर वो भी वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद नान की लग्जरियस कार कोर्ट के आगे आकर रुकती है। वो बड़े रोब के साथ बाहर निकलता है और अंदर जाने लगता है। इस वक्त उसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई लगाई हुई थी और वो बेहद हॉट और हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसकी ब्राउन आंखों पर वो काला चश्मा। वो जैसे ही कार से बाहर निकलता है आसपास की मीडिया उसे घेर लेती है। अदनान ने बड़े लोगों के खिलाफ अकेले केस लड़ रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। कहने को तो उसका नाम खुद बहुत बड़ा था, पर फिर भी एक पॉलिटिशियंस के खिलाफ केस लड़ना एक बड़ी बात थी। एक रिपोर्टर आगे आकर पूछता है, सर आप बिना किसी डर के ये केस लड़ने के लिए राजी हो गए, क्या आपको धमकियां नहीं मिली? दूसरा रिपोर्टर, सर क्या आपको मिर्जा गाजी के अपोजिशन पार्टी से पैसे मिले हैं ये केस लड़ने के लिए? तीसरा रिपोर्टर, सर क्या आपके पास कोई सबूत है भी? अदनान बड़े इत्मीनान से सब कुछ सुन रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। और रही बात मुझे रिश्वत देने की, तो इतना तो आप भी जानते हैं कि कोई अभी इतना पैसा नहीं छाप पाया है कि अदनान सिद्दीकी को खरीद पाए। और रही बात सबूतों की, तो मैं आपको पेश नहीं करूंगा, समझे? इतना कहकर वो सबको एक नजर घूर कर अंदर चला जाता है। वो अंदर आता है तो वहाँ जैद और लखन अपने सारे परिवार के साथ पहले से ही मौजूद थे। वो सब मिलकर अंदर कोर्ट रूम में जाते हैं। यहाँ मिर्जा अपने असिस्टेंट पवन और वकील मिस्टर सुरेश बजाज के साथ पहले ही मौजूद था। सुरेश बजाज एक 55 साल के शख्स थे जो काफी फेमस थे, पर उन्हें अदनान से हमेशा जलन होती थी क्योंकि वो इतनी कम उम्र पर इतने बड़े मुकाम पर था जहाँ पर वो शायद कभी पहुंच भी नहीं पाते। कुछ ही देर में वहाँ जज साहब आते हैं और केस शुरू होता है। सबसे पहले डिफेंस लॉयर यानी कि मिस्टर बजाज कहना शुरू करते हैं, योर ऑनर, इस केस की कोई बुनियाद ही नहीं है क्योंकि जिन पर इल्जाम लगाया गया है वो तो यहाँ है ही नहीं। जिहान गाजी तो पिछले 2 महीने से न्यूयॉर्क में एमबीए की डिग्री के लिए गए हुए हैं। उनकी बात सुनकर जज साहब बोले, अगर ऐसा है तो इतना साधारण आदमी जो मध्यम वर्ग से भी नहीं है वो अपनी बेटी के रेप का इल्जाम इतने बड़े आदमी पर क्यों लगाएगा? मिस्टर बजाज बोले, सर इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह है बदला लेने की। दरअसल लखन जो मिर्जा साहब के लिए काम करता था उसने एक दिन उन्हीं के घर से सोने के कुछ जेवर चुराए, पर अफसोस वो पकड़ा गया। और फिर क्या, मिर्जा साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है। मैं इसे साबित करने के लिए अपने गवाह मिस्टर पवन श्रीवास्तव को बुलाना चाहता हूँ। उनके कहने पर जज साहब उन्हें परमिशन देते हैं। पवन सबके सामने आकर जस्टिस बॉक्स में खड़ा होता है और एक सिपाही गीता पर हाथ रखकर उसे कसम खिलवाते हैं। तो मिस्टर बजाज पूछना शुरू करते हैं, तो बताइए क्या आपने देखा था लखन को चोरी करते हुए? जी सर, मैंने खुद देखा था लखन को हीरो के हार और कुछ और जेवरात चुराते हुए। और जब मैंने मिर्जा साहब को बताया तो उन्होंने इसे काम से निकाल दिया और इसने धमकी भी दी थी कि हमें सबक सिखाएगा, और हमने इतना सीरियस नहीं लिया। पवन की बात सुनकर लखन जो वहीं बैठा था वो हैरान हो गया इतने सफेद झूठ पर, और वहीं खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं जज साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं करी, बल्कि मैंने तो अपनी जमीन इन लोगों को देने से मना कर दी थी, इसलिए इन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने कोई चोरी नहीं की। उसकी बात सुनकर जज साहब कहते हैं, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। इस तरह आप कोर्ट की कार्रवाई में दखल नहीं डाल सकते, वरना हमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर लखन मायूसी से अदनान की तरफ देखता है तो वो उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा करता है, तो वो भी वापस बैठ जाते हैं। मिस्टर बजाज कहना शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था जज साहब, ये लोग सिर्फ पैसा ऐंठने के लालच में मेरे मुवक्किल को फंसाना चाहते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ और लोगों को भी गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ, जिनमें से एक है मिसेस गरिमा जो मोहिनी की ही क्लास टीचर है। उनके परमिशन मिलने पर मिसेस गरिमा वहाँ आती है और उनसे पूछताछ शुरू होती है। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं मोहिनी किस तरह की लड़की थी? मिस्टर बजाज के पूछने पर गरिमा कहती है, जी ये कहना तो नहीं चाहिए, पर उसका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था।
लड़कों से बातें करना, उनके बीच रहना, पढ़ाई में तो बिल्कुल ध्यान नहीं था उसका। वैसे तो वो सिर्फ 16 साल की थी, पर अभी से ही कुछ ठीक चाल चलन नहीं थे उसके। तो क्या ये मुमकिन है कि उसके किसी के साथ शारीरिक संबंध हो? मिस्टर बजाज बोले। जी ये बिल्कुल मुमकिन है। गरिमा की बातें लखन जी और लक्ष्मी जी को बहुत आहत पहुंचा रही थी। उनकी फूल जैसी पाक बेटी पर दुनिया जमाने के लोग लांछन लगा रहे थे। जिसके लिए उन्हें इंसाफ चाहिए था, उसी के किरदार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। ये कैसा सिस्टम था? जो शिक्षिका कल तक उनकी बेटी की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आज उनकी ही बेटी पर इल्जाम लगा रही थी। योर ऑनर, मुझे लगता है कि जरूर मोहिनी का किसी और के साथ चक्कर होगा और उसने किसी और के साथ मुंह काला किया था। उसके बाद जरूर उसे पछतावा हुआ होगा और उसने खुदकुशी कर ली। और रही बात जिहान गाजी की, तो ये देखिए, ये फ्लाइट इस बात का सबूत है कि वो तो 2 महीने पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। इतना कहकर वो फ्लाइट टिकट एक सिपाही को देते हैं, जो उन्हें जज साहब को देता है। इस बीच मिर्जा टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अदनान को देख रहा था, जिसने कुछ नहीं कहा था। वो बड़े आराम से वहाँ खामोशी से बैठा मिस्टर बजाज को देख रहा था। जहाँ मिर्जा को ये खामोशी अपनी जीत का सिग्नल लग रहा था, वहाँ वो इस बात से अनजान था कि ये तूफान से पहले की शांति है। मिस्टर बजाज ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए कई झूठे सबूत पेश किए थे। अपने मतलब के लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो एक नाजुक सी लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लखन और रश्मि के लिए सब कुछ बहुत दर्दनाक था, पर अदनान ने इशारे से उन्हें शांत रहने के लिए कहा। अभी तक मिर्जा को लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल उसके हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अदनान आराम से खामोशी से बैठा हुआ था। योर ऑनर, जैसे कि मैंने साबित कर दिया कि लखन और उसका परिवार मेरे मुवक्किल को बस हंसाना चाहते हैं। इनकी खुद की बेटी का कैरेक्टर ठीक नहीं है और उसकी गलती को छिपाने के लिए इन्होंने एक मासूम शख्स पर इल्जाम लगाया। मैं चाहता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। मिस्टर बजाज अभी कह ही रहे थे कि अदनान की गहरी आवाज वहां गूंजी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। उसकी आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो वो खड़ा होकर मिस्टर बजाज के पास आकर कहता है, कहानी अच्छी सुनाई आपने, पर अफसोस प्रैक्टिकल नहीं है। और बात दूसरों को उनके कैरेक्टर के बारे में बताने की, तो आप खुद को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले तो है नहीं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? ये सबूत झूठे हैं मिस्टर सिद्दीकी? मिस्टर बजाज के बोलने पर अदनान टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो ऐसे नहीं कहा, ऐसा तो आप कह रहे हैं। आपने अपनी दलील पेश की, मैंने खामोशी से सुनी, पर अब मेरी बारी। तब तक आप आराम से बैठिए, क्योंकि अभी कुछ देर में आपका बीपी वैसे भी बढ़ने वाला है। उसकी बात सुनकर मिस्टर बजाज जरा घबराते हुए वही पास में रखी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और अदनान मिसेस गरिमा के पास जाकर पूछना शुरू करता है, तो मिसेस गरिमा, आपने कहा कि मोहिनी का ध्यान पढ़ाई में नहीं था, राइट? उसकी आवाज से ही मिसेस गरिमा घबरा जाती हैं और हकलाती हुई कहती हैं, जी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, सिर्फ लड़केबाजी में था। अदनान उनकी बात सुनकर वही टेबल पर रखे कुछ पेपर उठाता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये सारी मार्कशीट में फिर इतने अच्छे नंबर कहाँ से आए? ये मार्कशीट तो बिल्कुल रिसेंट रिकॉर्ड की है और इससे साफ पता चल रहा है कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसके क्रॉस क्वेश्चन पर मिसेस गरिमा एकदम हड़बड़ा जाती हैं और हकलाते हुए कहती हैं, अच्छा ये सब छोड़िए, मैंने आपकी बैंक अकाउंट की इंक्वायरी कराई तो पता चला कि 2 दिन पहले आपके अकाउंट में 5 लाख डिपॉजिट हुए। आप बता सकती हैं वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि आपकी आमदनी तो इतनी है नहीं। ये सुनकर तो मिसेस गरिमा बिल्कुल घबरा जाती हैं, उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। अदनान मुस्कुराते हुए बोला, खैर छोड़िए, मुझे पता है कहाँ से आए हैं, आप जा सकती हैं। फिर जज को देखकर अदनान आगे कहता है, योर ऑनर, मैं मिस्टर पवन श्रीवास्तव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। उसके कहने पर उसे अनुमति मिल जाती है और पवन कटघरे में आता है तो वो उससे पूछता है, मिस्टर पवन, आपकी पत्नी के नाम से आपका एक सीक्रेट अकाउंट है और ठीक 2 दिन पहले उसमें से 5 लाख रुपए किसी को ट्रांसफर किए गए हैं। आप बता सकते हैं वो पैसा किसको ट्रांसफर किया गया था? ये सुनकर पवन बिल्कुल सकपका जाता है, उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए अदनान उनकी खामोशी देखकर आगे कहता है, मैं बताता हूँ। आपके उस अकाउंट से 5 लाख रुपए मिसेस गरिमा जी के अकाउंट में गए थे और इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। आप बता सकते हैं कि आप उन पर इतने मेहरबान क्यों थे? पवन अटकते हुए कहता है, दरअसल वो पैसे मैंने नहीं, मिर्जा साहब ने ट्रांसफर करवाए थे। आप तो जानते हैं वो चैरिटी पर कितना भरोसा रखते हैं और मिसेस गरिमा से हमारी बात कुछ वक्त पहले हुई थी। उन्हें किसी फैमिली इशू के चक्कर में पैसों की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने मिर्जा साहब से मदद मांगी और वो तो वैसे ही बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूं। वाह, चैरिटी एंड ऑल, आई एम सो इम्प्रेस्ड। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया। एक काम करते हैं,
आपसे कुछ और पूछते हैं। ये बताइए कि जिहान गाजी कब न्यूयॉर्क गए थे? 2 महीने पहले 25 तारीख को। पवन की बात सुनकर अदनान बोला, ओ अच्छा, अगर वो 2 महीने से यहाँ नहीं है तो फिर 2 हफ्ते पहले पुरानी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने क्रेडिट कार्ड से अपनी कार का डीजल इंजन फिल कैसे कराया? क्योंकि वहाँ उन्हीं का क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है जिसका पासवर्ड सिर्फ उन्हें पता था। और कितनी अजीब बात है ना, ये वही दिन था जब मोहिनी का बलात्कार हुआ था। उसका घर भी उस पेट्रोल पंप से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? उसके इस स्टेटमेंट पर पवन मिर्जा और मिसेस बजाज का चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। मिर्जा गुस्से में मिस्टर बजाज को कुछ इशारा करता है तो फौरन खड़े होते हुए कहते हैं, योर ऑनर, मिस्टर सिद्दीकी से बातों को घुमा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड तो कोई भी यूज कर सकता है और हो सकता है उसका पिन बहुत लोगों को पता हो, और ये मैं पहले साबित कर चुका हूँ कि जिहान यहाँ नहीं है, तो इस केस को आगे बढ़ाना बिल्कुल इलॉजिकल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर बजाज, इस केस को आगे बढ़ाना बेफिजूल है, इसलिए मैं अपने आखिरी गवाह के साथ इस केस को यही खत्म करता हूँ। योर ऑनर, इजाजत है? जज साहब हाँ में सिर हिलाकर उसे इजाजत देते हैं तो अदनान वहीं खड़े जैद को कुछ इशारा करता है और जैद वहां से चला जाता है। किसी को नहीं पता था कि अदनान क्या कर रहा है। तभी जैद किसी को लेकर आता है और वहां मौजूद सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। ये जिहान था। उसे देखकर सबसे बड़ा झटका तो मिर्जा को लगा था। अब भाई इतनी मेहनत से तो गायब किया था अपने भाई को उसने, पर उसे क्या पता अदनान उससे 10 कदम आगे था। जैद जिहान को आकर कटघरे में खड़ा करता है। उसे देखकर ही पता चल रहा था उसे काफी टार्चर किया गया है। सभी अब हैरानी से उसे देख रहे थे कि अदनान कहना शुरू करता है, दरअसल जिहान कभी न्यूयॉर्क गया ही नहीं, बल्कि वो तो यहाँ से भागना चाहता था, पर फॉर्चुनेटली उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और अभी तक ये हमारी ही कैद में थे। अब यही आपको बताएंगे कि सच क्या है और इनके भाई ने कैसे इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की। ये कहकर वो एक नजर जिहान को देखता है तो वो उसकी एक नजर से पूरा कांप गया था। दरअसल पिछले दिनों अदनान ने उसे इतना टॉर्चर करवाया था कि वो सच बोलने के लिए मजबूर हो गया था। मैं ये कबूल करता हूँ कि मोहिनी का बलात्कार मैंने ही किया था और उसके अलावा भी मैंने कई लड़कियों के साथ ये सब किया है। मुझे अपने किए का पछतावा है और मैं चाहता हूँ कि कोर्ट मुझे सजा दे, जिहान बोला। दरअसल उसे अब अदनान से इतना डर लग रहा था कि उसे लगा जेल के अलावा कोई और जगह उसके लिए सेफ नहीं होगी। और आपकी भागने में किसने मदद की? अदनान ने जिहान की तरफ देखकर पूछा। वो मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे बाहर भेजने का सोचा। उसकी बात सुनकर मिर्जा बुरी तरह बौखला गया था क्योंकि उसे पता था अब उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म। अदनान मुस्कुराते हुए बोला, एंड हियर आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। उसकी इस मुस्कुराहट ने मिस्टर बजाज और मिर्जा को बुरी तरह जला दिया था। सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला लेता है कि जिहान गाजी को मोहिनी और कई लड़कियों के बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद सुनाई जाती है और मिर्जा गाजी और उनके असिस्टेंट को कोर्ट को गुमराह करने के लिए 50,000 मुआवजा देना होगा। जज साहब की बात सुनकर लखन और लक्ष्मी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, साथ में आंखों में आंसू भी, क्योंकि उनकी बेटी को इंसाफ जो मिल गया था। वहीं मिर्जा अपनी आंखों में नफरत लिए एकटक अदनान को देख रहा था। कुछ पुलिस वाले जिहान को लेकर जाने लगते हैं, तभी उसकी नजर एक पुलिस वाले की बंदूक पर जाती है और वो एक झटके से उस बंदूक को छीनकर जज पर तानते हुए बदहवास हालत में कहता है, छोड़ो मुझे कोई नहीं गिरफ्तार कर सकता, मैं सबको मार दूंगा। और साले बुड्ढे तू क्या सजा सुनाएगा मुझे? सबसे पहले तो तू ही ऊपर जाएगा, बड़ा आया जज बनने वाला। जिहान गाजी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वो टिगर दबाने ही वाला होता है कि उससे पहले ही अदनान वहीं खड़े दूसरे ऑफिसर से गन छीनकर सीधा एक गोली चलाता है जो जिहान के सिर के बीचों बीच लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है और उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो जाती है। हुआ वही जो अदनान ने कहा था। उसने कहा था कि वो सबके सामने, यहाँ तक कि मिर्जा के सामने उसे मारेगा, और उसने वही किया। वही मिर्जा की तो जैसे जान हल्क में आ गई। जिस भाई से वो इतनी मोहब्बत करता था, कुछ ही मिनटों में वो इस दुनिया से चला गया और उसे कुछ समझ पाने का मौका तक नहीं मिला। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।